हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईपीसी के धाराओं का मतलब। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, कोई अपराध करता है, तो उस पर कौन कौन सी धारा लगेगी और किस धारा का मतलब किस अपराध से है, इस विषय का संबंध किस मतलब कौन सा अपराध कौन सी धारा का लगेगा, ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि आप यह ऊपर देख पा रहे हैं, ये 412 जो है, धारा 412, ये किस में लगेगी? छीना झपटी में। यदि कोई व्यक्ति आपसे छीना झपटी करता है तो आप मतलब पुलिस जो है वो उसको 412 धारा के तहत उसको सज़ा सुनाएगी, सज़ा देगी। हालांकि वो सज़ा नहीं देगी, वो एफआईआर लिखेगी और सज़ा देने के लिए न्यायालय में है उसके लिए। ठीक है। धारा 378, ये बात आप अपने माइंड में बैठा लेंगे कि पुलिस कभी भी सज़ा नहीं देती है। सज़ा देने का निर्णय लेने का काम केवल न्यायालय के पास है। आप ऐसा नहीं कि सज़ा भी दे देगी, केवल वो आपको हिरासत में लेती है पुलिस। ठीक है। धारा 378 जो कि चोरी के लिए लगता है। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उस पर ये धारा लगेगी। आपने कई बार फिल्मों में भी सुना होगा या फिर कहीं आस पड़ोस में भी सुना होगा कि इस व्यक्ति के प्रति, इस व्यक्ति पर इस धारा के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है या अपने एफआईआर में इस धारा को लगाया है। धारा 441 जो कि विविध विरुद्ध जमाव के कारण है कि जब अधिक लोग मतलब बिना किसी कारण के वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, जमाव लगाते हैं, तो इस संबंध में इस धारा के तहत उनको एफआईआर होता है और न्यायालय भी जाते हैं, सज़ा भी मिलती है। धारा 191 ये मिथ्या साक्ष्य देना है कि मिथ्या साक्ष्य देना है। जैसे कि कोई क्राइम हुआ और उसके प्रति जो पुलिस ने एविडेंस इकट्ठे किए, गवाह, और उस गवाह ने यदि कोई झूठा बयान देता है तो उसके प्रति भी धारा 191 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 300 क्या है? ये हत्या करना। जैसे कि किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी तो उसके प्रति भी धारा 300 के तहत उसकी एफआईआर होगी। धारा 309 ये आत्महत्या की कोशिश है। यदि कोई आत्महत्या करता है तो उसके प्रति यदि पुलिस जान जाती है कि इसने आत्महत्या करने वाला था और वो बच जाता है तो उसके प्रति 309 के तहत उसको सज़ा दी जाएगी। धारा 310 ये ठगी करना। जैसे कि कोई एग्रीमेंट हुआ और आपने उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया या किसी को ठग दिया, मतलब उसने पैसे दिए, आपने उसके बदले में कुछ नहीं दिया या फिर कुछ ख़राब माल दिया, अर्थात ठगी का मतलब आप सब अच्छे से जानते होंगे, तो ये लगता है धारा 310। धारा 312 में है कि गर्भपात कराना, अबॉर्शन इसको बोलते हैं। यदि कोई महिला गर्भवती हो जाती है यदि पुरुष के भौतिक संबंध बनाने से, फिजिकल रिलेशन, तो इस संबंध में यदि वो अबॉर्शन करवाती है तो एक बात याद रखिएगा कि अबॉर्शन करवाने वाला भी और जो उसकी जांच कराएगा, जहां अल्ट्रासाउंड होता है, वो दोनों हिरासत में लिए जाएंगे और उनको सज़ा दी जाएगी। धारा 351 के बारे में जानते हैं कि हमला करना। धारा 351 है हमला करना, और हमला करने के संबंध में कि जानलेवा हमला करना। ठीक है। इसके तहत धारा 351 के तहत आप पर एफआईआर की जाएगी। धारा 354 जो है वो स्त्री लज्जा भंग, अर्थात किसी महिला के प्रति आप अपने मतलब बुरे विचार को व्यक्त करते हैं, आप समझ रहे होंगे, तो इसके प्रति 354 लगेगा। और धारा 362 जो है वो अपहरण, किडनैप के लिए लगेगा। जैसे कि फिल्मों में आपने देखा होगा कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको किडनैप कर लेते हैं कई गुंडे, या फिर जो कुछ भी होता है, आपने हो सकता है कि ऐसे अपराध सुने भी हो, जो कि धारा 362 के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। धारा 415 क्या है? ये छल करना है कि किसी को धोखा दिया आपने। जैसे कि जैसे दो दोस्त हैं और आप वो दोनों दोस्त आपस में व्यापार करते हैं, मतलब मिल करके व्यापार करते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कई केस में कि एक ने उसको धोखा दे देता है कि पूरा माल लेकर के एक कोई चला जाता है, तो उसके प्रति पुलिस कौन सी धारा लगाएगी? तो आप याद रखेंगे कि धारा 415 का प्रयोग करेगी। धारा 396 क्या है? ये डकैती के दौरान हत्या है। डकैती के दौरान हत्या का आशय ये है कि आपने उस व्यक्ति का या फिर उस जिसका भी आपने उसका सामान भी छीन लिया है और उस छीनने के बाद उसकी हत्या भी कर दी है, और इस तरह से आपको धारा 396 के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। धारा 307 क्या है? कि हत्या की कोशिश। आपने किसी व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश की है
तो इसलिए भी आपको धारा 307 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 302 ये हत्या का दंड दिया जाता है इस पर। धारा 302 आपने कई बार इस धारा का नाम भी सुना होगा कि इस व्यक्ति को धारा 302 के तहत ये सज़ा मिली है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। धारा 395, धारा 395 ये है, एक मिनट, देखिए धारा 395 क्या है, ये डकैती है कि किसी व्यक्ति के किसी घर में जाकर के आपने लूटा। वो अपराधी जो है वो किसी घर में जाकर के पूरा सामान, उसके जो धन है, उसके पैसे हैं, उस पर क्या किया, उनको चुरा लिया या फिर पूरा सफाया कर दिया, हत्या करने की कोशिश भी की। तो ये डकैती के केस में आपको धारा 395 के तहत देखने को मिलेगा कि उस अपराधी को FIR किया गया और उसको सज़ा सुनाई गई। धारा 377 क्या है? धारा 377 जो है वो अप्राकृतिक कृत्य है कि जो नेचुरल एक्ट जो होते हैं उनके प्रति आप मतलब वो एक्ट नहीं करके दूसरे कोई अलग कार्य करते हैं, तो उसको धारा 377 के तहत सज़ा सुनाई जाएगी। धारा 120 क्या है? धारा 120 षड्यंत्र रचना है। षड्यंत्र रचना जैसे कि कहीं आपको मतलब अपराधी क्या करते हैं, कई गुट बना करके कहीं जैसे कि चोरी करने का षड्यंत्र करते हो, या किसी की हत्या करने के षड्यंत्र करते हो, या फिर कोई भी अनैतिक काम करने के लिए षड्यंत्र करते हो, गैर कानूनी काम करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उन पर धारा 120 के तहत उन पर क्या लगाया जाएगा, ये चार्ज लगाया जाएगा, धारा 120। अब बात करते हैं धारा 365 की। धारा 365 ये अपहरण में लगता है, और इधर भी हमने बात की थी अपहरण में एक और धारा लगता है। वो कौन सा धारा है? वो धारा 362 है, और धारा 365 भी अपहरण के केस में लगता है। धारा 302 की बात करें तो ये सबूत मिटाना, जैसे कि किसी व्यक्ति ने, किसी अपराधी ने अपराध कर दिया है और पुलिस उसकी छानबीन करने के लिए जा रही है, और वो अपराधी इतना शातिर है कि उसने या तो उसने या फिर अपने किसी निकट संबंधी को बोल दिया है कि ये एविडेंस जो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था, उसका जो साक्ष्य मिले, सबूत मिले, उसको मिटा दे या फिर उसको वहाँ से हटा के गायब कर दे। ठीक है, तो ये इसमें धारा लगेगी, धारा 201 सबूत मिटाने के परिप्रेक्ष्य में उसको ये धारा लगेगी। और बात करते हैं धारा 34। ये कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं हैं जो कि हमेशा प्रयोग किए जाते हैं किसी अपराधी के प्रति। धारा 34 क्या है? केवल 34 ये समान आशय के लिए है धारा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। धारा 376 ये आप आजकल बड़ा देखने को आपको मिलेगा कि ये अपराध ज़्यादा लोग कर जाते हैं, जिसके तहत उनको धारा 376 के तहत सज़ा सुनाई जाती है, और वो सज़ा फांसी हो सकती है, जेल हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, या फिर ये सब एक भी हो सकता है कि जुर्माना भी हो सकता है और उसको सज़ा भी हो सकता है। ठीक है, और यदि उसने अघन्य अपराध किया हो, या जैसे गैंग रेप हो जाता है, और जैसे रेप करने के बाद भी हत्या कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वो न्यायालय का काम है कि वो या तो उसे फांसी दे या तो उसे सज़ा दे। ठीक है, और धारा 378 जो है वो चोरी के लिए लगता है। चोरी जैसे कि कोई अपने किसी व्यक्ति के घर चोरी कर लिया, या फिर किसी मालिक के घर चोरी कर लेता है कोई, जैसे कि कई बार आपने केस में सुना होगा कि कोई उनके घर नौकर था, और वो नौकर क्या करता है, वहाँ की पूरी जानकारी भाप लेता है, और जानकारी भापने के बाद वो वहाँ के सामान क्या कर देता है, साफ़ कर देता है। ठीक है, तो ये आपने केस कई बार सुना होगा, जो कि धारा 378 के तहत उसको कार्रवाई की जाएगी। धारा 412 क्या है? छीना झपटी। ये आपने ऊपर भी देखा था 412। ठीक है, जो कि छीना झपटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस बन जाता है। और बात करते हैं कि धारा 499 धारा क्या है? 499 धारा है मानहानि। जैसे कि मानहानि का मतलब आप, मुझे पता है आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। मानहानि का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई बड़ा आदमी है, उस पर आपने केस कर दिया, और जबकि वो केस क्या था, झूठा था, और उस केस के प्रति उसकी जो समाज में इमेज ख़राब हो जाती है, तो वो क्या कर सकता है, जो इस व्यक्ति के प्रति अपने केस फाइल कराई थी, दर्ज कराई थी,
तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, आप पर मानहानि का दावा ठोक सकता है कि इस व्यक्ति ने मुझे फंसाने के लिए, मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए, मतलब किसी ना मतलब क्या बोलते हैं, बकवास काम के लिए मेरा समय बर्बाद किया, और इसके लिए मैं अपील करूंगा न्यायालय से कि इसको सज़ा दी जाए। तो वो धारा 499 के तहत मानहानि का दावा कर सकता है। अब बात करते हैं धारा 492 की। धारा 492 क्या है? धारा 452 है कि धारा 492 है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। जैसे कि एक पति है एक पत्नी है, लेकिन बीच में क्या होता है, एक केस मान लीजिए कि ऐसा आता है कि पत्नी जो है पति के रहते हुए दूसरा विवाह करती है, ठीक है, या फिर पति जो है वो पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करता है। तो उसके तहत भी यदि पत्नी शादी करती है तो पति धारा 492 के तहत उस पर केस कर सकता है। यदि पत्नी के रहते हुए पति शादी करता है तो उस पर भी पत्नी जो है वो धारा 492 के तहत केस कर सकता है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि यदि वो पति पत्नी दोनों राजी हैं कि जो पत्नी है वो कह देती है कि हाँ तुम शादी कर लो, तो इस संबंध में भी ये केस नहीं लगेगा। और या फिर पति मान जाता है पत्नी से कि तुम भी शादी कर लो, तो ये नहीं लगेगा। और तलाक जो वो अलग मुद्दा हो जाता है, अलग बात हो जाती है। अलग धारा है 511। धारा 511 में क्या है कि आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को रोकने के लिए प्रयत्न के लिए दंड। तो मुझे आशा है कि आप सब ये समझ गए होंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है आईपीसी की धारा। ये आईपीसी का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। आईपीसी का अर्थ होता है इंडियन पिनल कोड, अर्थात भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता आपने न्यायालय में कई बार सुना होगा ना कि भारतीय दंड संहिता के तहत इस मुजरिम को इस धारा के तहत उसको ये सज़ा सुनाती है। आपने कई बार फिल्मों में भी सुना होगा कि अपराधी को, मुजरिम को। ये आप एक बात याद रखेंगे कि न्यायालय में जितने भी शब्द प्रयोग होते हैं, जितने भी भाषा प्रयोग होती है, वो अधिकांशतः उर्दू भाषा से लिए गए हैं। क्योंकि इतिहास में क्या होता था कि न्यायालय का एक तरह से मानते हैं कि जब ब्रिटिश जो आए थे भारत में, तो उन्होंने जो कोर्ट बनाए थे, तो कोर्ट में अधिकतर लोग वहाँ, तो उससे पहले ब्रिटिश के आने से पहले मुग़ल ही शासन था ना, तो मुग़ल शासन जो थे वो ज़्यादातर उर्दू और अरबी भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसके तहत वो क्या हुआ कि कोर्ट में इसी तरह भाषा का प्रचलन होता गया, और ये भाषा आज भी बनी हुई है कि इस मुजरिम को धारा 412 के तहत इतने दिन की सज़ा सुनाती है, जुर्माना लगाती है। आपने फिल्मों में हालांकि सुना होगा, ठीक है। तो और ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।